अगर बीच में ऑक्सीजन खत्म हो जाती तो सभी लोग दम घुटने से मर जाते। कैप्टन नेमो की इस योजना के बारे में कई जहाजकर्मी जानते थे। वह अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए उत्तर समुद्र में जाकर खजाने की खोज करना चाहता था। ये लोग पहले से ही विद्रोह कर चुके थे और रास्ते में बर्फ की परतों में दबे कई डूबे हुए जहाजों को देखने के बाद उन्होंने मिलकर नेमो को पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने पहले अधिकारी को नॉटिलस का नया कप्तान चुना। नए कप्तान का पहला आदेश था कि जहाज का रुख मोड़कर वापसी की यात्रा शुरू की जाए। दरअसल यह केवल ये जहाज ही नहीं थे। वह जानता था कि नीमो ने बहुत कष्ट झेले हैं और जो कुछ भी वह कर रहा है वह ईस्ट इंडिया कंपनी से बदला लेने के लिए है। लेकिन नीमो खुद भी ईमानदार नहीं था, तो फिर जहाज के बाकी सदस्यों से वह कैसे वफादारी की उम्मीद कर सकता था। जब सभी लोग यह सोच रहे थे कि पनडुब्बी को बेचकर पैसे कमाकर घर कैसे लौटें, तब एक नई मुसीबत आ गई। अचानक से कंपास ने काम करना बंद कर दिया और कई अन्य उपकरण पागलों की तरह घूमने लगे। लेटिन ने अंदाजा लगाया कि पनडुब्बी उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में फंस गई है। कप्तान इसके सामने बेबस था और वे केवल देख सकते थे कि कैसे नॉटिलस जहाज समुद्र में डूबता जा रहा था। नीचे के टॉर्पीडो कक्ष में अचानक रिसाव हो गया था, जिससे लोग हैरान थे। यह समझ नहीं आ रहा था कि यह क्षति कैसे हुई। अगर यह वो वेहाओं की टक्कर से हुआ होता तो इसे पहले ही पता चल जाना चाहिए था। जब वे लोग अलग अलग अटकलें लगा रहे थे, तब कप्तान नीमो पहले ही डाइविंग सूट पहनकर बाहर जा चुके थे और रिसाव की जगह ढूंढ निकाली। आने से पहले जब वह बंदीगृह में थे तो उन्होंने इंटरकॉम पर पनडुब्बी की घटनाओं की श्रृंखला सुनी और बहुत बेचैन हो गए। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों की रस्सी खोली, वह अपनी बारी के लिए आए दाढ़ी वाले को दबोचकर बेहोश कर दिया। फिर वह जहाज की सतह पर पहुंचकर छेद का निरीक्षण करने लगे। किसी समय गुफा से एक कीड़ा बाहर निकला, जिससे मुंह चौंककर पीछे हट गया। वह फिसलकर पनडुब्बी से नीचे गिर गया और गहराई में चला गया। उसी समय तोतारा जहाज संयोग से एक चट्टान पर रुका हुआ था। मो ने अनजाने में देखा कि वहां एक गुलाबी रंग की चमकदार पट्टी थी। जब वह जहाज के अंदर गया तो उसने अजीब कीड़े को पैर से कुचल दिया और पाया कि उसके शरीर के अंदर धातु के टुकड़े थे। तभी उसे एहसास हुआ कि यह वही प्रसिद्ध शव कीड़ा था। छेद को ठीक कर रहे लोगों ने देखा कि कई सफेद छोटे कीड़े बाहर निकलने लगे। उनमें से एक असाधारण रूप से विशाल था, जिससे डरकर उन्होंने जल्दी से जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। अगर उन्हें यूं ही फैलने दिया गया तो एक भी पनडुब्बी का अस्तित्व नहीं बचेगा। और कुछ ही देर में ये कीड़े पानी की पाइपों के रास्ते से निकल आए। जैसे ही वे इंजन के पास पहुंचने वाले थे, सबकी निगाहें नीमो की ओर मुड़ी। कई बार की गई कठिनाइयों के बावजूद किसी आदमी ने सबको खतरे से बाहर निकाला था। नीमो ने उनके पिछले व्यवहार को नजरअंदाज किया और तुरंत एक भाप स्प्रे प्रणाली तैयार कर ली। वह सबको मिसाइल कक्ष में ले आया। कई 100 डिग्री की गर्मी भी इन कीड़ों पर असर नहीं कर रही थी। लेकिन नीमो ने जल्द ही देखा कि जब मुख्य कीड़े पर हमला होता है। फू ने एक आइडिया सोचा। उसने मां कीड़े को टॉर्पीडो में डालकर दागने का विचार किया। उसने पहले सोचा कि दुश्मन इस चाल को भांप लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई प्रयासों के बाद भी जब वह सफल नहीं हुआ, फू ने एक तरकीब निकाली। उसने देखा कि मां कीड़े के शरीर में बिना पचा हुआ धातु था। उसने हिंसक तरीके से कंपास को तोड़ दिया और चुंबक निकाला। आखिरकार वह मां कीड़े को पकड़ने में सफल रहा और उसे टॉर्पीडो में डाल दिया। उसने कुछ देर इंतजार किया, जिससे अन्य छोटे कीड़े भी उसमें चले गए। फू ने तुरंत बटन दबाया और एक जोरदार धमाके के साथ कीड़ों की समस्या का अंत हुआ। इस घटना के बाद मो ने यह भी समझा कि हर जहाज को इससे क्या सीख मिल सकती है। अब समय आ गया था कि पनडुब्बी को चलाकर चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाला जाए। उसे वो गुलाबी रोशनी याद आई जो समुद्री धारा के साथ बहते हुए समुद्री शैवाल से निकल रही थी। समुद्र की गहराइयों में रहने वाले चमकदार जीव शैवाल खाने वाले प्लवक होते हैं। मो को एक साहसिक विचार आया कि तोते के आकार वाले जहाज को गहराई में डुबो दिया जाए ताकि समुद्री धाराएं सभी को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर ले जा सकें। चालक दल के सदस्यों ने यह सुनकर चौंककर एक दूसरे को देखा, क्योंकि इस तरीके से जीवित रहने की संभावना बेहद कम थी। मो ने अपनी पिछली चेतावनियों को याद किया और सभी के सामने अपनी कहानी बताई। भारतीय कंपनी ने न केवल उसके पिता की कंपनी पर कब्जा कर लिया था, बल्कि उसकी पत्नी और बेटी की निर्ममता से हत्या भी कर दी थी। मो ने तोते के आकार वाले जहाज को इसलिए छीनने की कोशिश की थी ताकि वह उस प्रसिद्ध खजाने को खोज सके, जिससे उसे आर्थिक रूप से मजबूत होने का मौका मिल सके। धनी परिवार की लड़की की कहानी में हर एक योद्धा ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचार का शिकार हुआ था, तो पहले भी उन्हें मजदूरी के लिए पकड़कर नहीं ले जाया गया होता। सबका एक ही दुश्मन था। सदस्यों ने फिर से अपना परिचय दिया और कप्तान नेमो को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। सब पनडुब्बी के एक ओर खड़े थे। आखिरकार अल्बाट्रॉस अधिक भार नहीं सह सका और गहरी खाई में गिर गया। जैसे नेमो ने अनुमान लगाया था, जब वे समुद्री शैवाल की रोशनी की पट्टी तक पहुंचे तो पनडुब्बी नीचे गिरना बंद कर गई और समुद्री धारा के साथ बहने लगी। उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र के पास तोते की तरह दिखने वाला जहाज एक डरावनी और रहस्यमयी समुद्री क्षेत्र में प्रवेश कर गया, जो नक्शे पर कहीं नहीं दिखाया गया था। वहां हर जगह गहरे समुद्री घाटी देखे जा सकते थे। मो ने गहरी चिंता से माथे पर शिकन डाली। फिर जैसे ही आगे की धुंध छटी, बादलों को छूने वाली ऊंची पत्थर की स्तंभों की श्रृंखला दिखाई दी। सभी के चेहरे पर खुशी की झलक आई। मो ने प्रमुख अधिकारी को आदेश दिया कि नजदीक की घाटी से होकर जहाज को आगे बढ़ाएं। जल्द ही जहाज एक पत्थर की स्तंभों से घिरे क्षेत्र में पहुंचा। आदेश दिया गया कि वे गोता लगाने की तैयारी करें, क्योंकि जिस खजाने की उन्हें तलाश थी वह इसी समुद्री क्षेत्र में छिपा हुआ था। एक निशान उनके मार्गदर्शक के रूप में था और वह तोते की तरह दिखने वाला जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ ही समय बाद उन्होंने दूर से एक डूबी हुई जहाज की आकृति देखी। यह वही खजाना था जिसकी उन्हें तलाश थी। सभी लोग गोताखोरी के कपड़े पहनकर समुद्र के तल तक पहुंच गए। घने समुद्री शैवाल के बीच एक पुरानी जहाज दिखी जिस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। मो सबसे पहले आगे बढ़ा और जहाज के सामने देखा कि वहां एक पूरी तरह से कवच पहने हुए कंकाल बैठा हुआ था। जैसे ही वह उसकी जांच करने के लिए आगे बढ़ा, वह अचानक सिर उठाकर देखने लगा। समय था जब सभी लोग इकट्ठे थे
केवल एक जंग लगी लंबी तलवार बची थी जो समुद्र के पानी से बुरी तरह खराब हो चुकी थी। लोग उम्मीद नहीं छोड़ते हुए इधर उधर देख रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके पीछे के नाविक एक एक करके गायब हो रहे थे। तभी समुद्री शैवाल से एक काली छाया ने हमला किया। यह है समुद्र के भीतर 20,000 लीग की चौथी कड़ी, जिसमें इस कथा का समापन होगा। जो लोग इस कहानी को पसंद करते हैं वे इसे बिल्कुल भी मिस न करें। मो जब दोबारा जागा तो उसने देखा कि वह और उसके साथी एक अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए लोगों के एक समूह द्वारा पकड़े गए हैं। वे लोग खुद को फ्रेया के रक्षक कहते थे और इस मकबरे में छिपे खजाने की सुरक्षा करते थे। मो के मन में अचानक चिंता छा गई। उसने सोचा कि खजाना तो नहीं मिला, उल्टा अपनी जान ही गंवाने की नौबत आ गई। उसने चारों ओर बेचैनी से देखा और खुशी हुई कि वे समुद्र के खजाने किसी और के द्वारा लूटे नहीं गए थे, बल्कि उनके रक्षकों द्वारा अपने उपयोग में लाए गए थे। इन अजीब लोगों के उपयोग में आए बर्तन और कपड़ों पर की गई सजावट को देखकर मो समझ गया कि उनमें से हर एक कीमती था। जब कप्तान सभी को वहीं पर सजा देने की तैयारी कर रहा था तो नीमो ने तुरंत अपनी सफाई में कहा कि ये खजाने समुद्री डाकुओं ने दूसरे देशों से लूटे हैं। अगर वे इन्हें ले जाते हैं तो उसे चोरी कहा जाएगा। साथ ही नीमो ने यह भी बताया कि वह इन खजानों का उपयोग विलासिता के लिए नहीं बल्कि अन्यायी और असीमित शक्ति वाली ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित करने के लिए कर रहा है। उसने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसने देखा कि कप्तान पूरी तरह से निर्दयी व्यक्ति नहीं है। नीमो की बातों से कप्तान का रवैया बदल गया। यह देखकर उसके साथी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अपराधों की निंदा करने लगे और उनके कृत्यों की गंभीरता को और उजागर किया। खजाने की खोज भी अपने परिवार और हमवतन लोगों के लिए न्याय दिलाने के लिए थी। मुखिया ने लंबे समय तक सोच विचार किया और अंत में निर्णय की घोषणा की। मो भले ही एक ज्ञात कप्तान था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसे मौत से माफी मिल जाएगी, लेकिन उसे बाहर नहीं छोड़ा जा सकता था क्योंकि एक बार खजाने की खबर फैल गई तो और भी लुटेरे यहाँ आ सकते थे। वो यहाँ पूरी जिंदगी कैसे रह सकता था? फिर उसने अपने नाविकों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। ये सभी लोग जीवन मृत्यु के दौर से गुजरे हुए जोखिम लेने वाले थे। हालांकि उनकी संख्या कम थी, लेकिन उनके हौसले में कोई कमी नहीं थी। कुछ लोग तो इस दौरान कुछ खजाना चुराने में भी कामयाब हो गए। जब लगा कि समय पूरा हो गया है, मो ने लड़ाई के दौरान गलती से सरदार के कपड़ों से लाल माणिक को खींच लिया था। समुद्र में जाते समय वह अनजाने में माणिक को गिरा बैठा। जैसे ही वह उसे वापस पाने के लिए डुबकी लगाने वाला था, उसने देखा कि एक आत्मसमर्पण करने वाला सैनिक डूब रहा है। साथी की जान और बेशकीमती माणिक के बीच मो ने बिना हिचकिचाए साथी की मदद करने का फैसला किया। जैसे ही सभी नाविक पनडुब्बी में वापस लौटे, उन्होंने पाया कि आसपास के पत्थर के खंभे गिरने लगे हैं। कबीले के सरदार ने नीमो और उसके साथियों को भागने से रोकने के लिए पहले से तैयार किए गए अंतिम हथियार का उपयोग किया। मो ने ईगल 5 लॉरो की खूबियों का पूरा फायदा उठाया। जहाज का अधिकांश हिस्सा समुद्र की सतह में डूबा रहा, जिससे पत्थरों के टुकड़ों से बचा जा सके। जब संकरे रास्ते के स्तंभ गिरने ही वाले थे तो वे बिल्कुल समय रहते बाहर निकल गए और एक बार फिर पूरी तबाही से बच गए। लेकिन सभी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। मुश्किल से चुराए गए कुछ खजाने समुद्र में कूदते समय खो गए और यह सफर व्यर्थ हो गया। बिना धन के समर्थन के वे ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे हराते? मो ने तो जहाज बेचकर अलग होने का विचार भी कर लिया था, लेकिन जहाज के बाकी सदस्य पूरी तरह से असंतुष्ट थे। एक समय की बात है जब एक भारतीय युवक ने एक किताब निकाली जिसके कवर पर एक के आकार का हीरा जड़ा हुआ था। किसी ने आश्चर्य से चिल्ला दिया कि यह एक खजाना है जो एक नॉटिलस जहाज खरीदने के लिए काफी है। कुछ समय बाद एक सफेद दाढ़ी वाले उच्च अधिकारी को एक गुप्त संदेश मिला कि नॉटिलस जहाज पहले ही लंदन के समुद्री क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। तुरंत सैनिकों को बंदरगाह पर तैनात करने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तब तक कैप्टन नेमो पहले ही घर के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। दरअसल नेमो कुछ दिन पहले ही लंदन पहुंच गए थे। नीचे तबके के गरीब लोग यह समझने लगे कि वे जन्म से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम बनने के लिए नहीं बने हैं। इसके चलते एक के बाद एक मजदूरों की बड़ी हड़तालें होने लगी और कंपनी के शेयरों की कीमतें गिरने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 प्रमुख शेयरधारक थे और तीनों ने अलग अलग रास्ते अपनाए। उन्होंने खुद को अमीर जमींदार के रूप में प्रस्तुत किया और झूठा दावा किया कि वह हीरा उनके अपने खदान से निकाला गया है। इसके बाद एक चतुर चाल के तहत बिना पूंजी लगाए कंपनी के एक प्रमुख शेयरधारक की सारी संपत्ति हड़प ली। दारोगा और गंजे ने और भी साहसी कदम उठाया। वे दूसरे प्रमुख शेयरधारक के घर में घुसकर उनके शेयर स्वामित्व के प्रमाण चुरा लाए। वो जेक का मंगेतर है जिसने सगाई की शर्तों का हवाला देकर आसानी से उसकी हिस्सेदारी स्थानांतरण की सहमति प्राप्त कर ली। अब सब कुछ तैयार था और मोह को अपने कदम उठाने का सही मौका मिल गया। कई शेयरधारक सभा में घुस गए और गिरती हुई शेयर की कीमत के कारण हुई अपनी हानि के लिए कंपनी को दोषी ठहराने लगे। प्रबंधन समिति के सदस्य लगातार पसीना पोंछ रहे थे। एक सफेद दाढ़ी वाले अधिकारी ने शेयरधारकों को शांत करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि कंपनी की गतिविधियां पूरी तरह से सामान्य हैं और उन्हें अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक उसी समय मोह अपने साथियों के साथ बैठक में प्रवेश करता है। दाढ़ी वाला अधिकारी तुरंत आदेश देता है कि लोगों को पकड़ लिया जाए। लोग तुरंत निंग का पूर्व मंगेतर अभी यह कहने ही वाला था कि वह और उसके साथी अधिक शेयर रखते हैं और वह निंग के पक्ष में नहीं है। तभी निंग ने एक चाल चल दी और उसने एक दस्तावेज दिखाया। इससे यह साबित हुआ कि वह निंग का समर्थन कर रहा है। अब निंग अचानक से कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक बन गई। उसने इसका लाभ उठाते हुए मतदान शुरू किया और दाढ़ी वाले अधिकारी को सीईओ के पद से हटाने के लिए प्रस्ताव रखा। अधिकारी ने गार्ड्स को आदेश देने की कोशिश की, लेकिन करली बालों वाले गार्ड ने तुरंत स्पष्ट किया कि उनकी जिम्मेदारी शेयरधारकों और सीईओ की रक्षा करना है। ऐसे कार्यों का परिणाम हमारे जैसे लोगों के लिए जीवन भर के पछतावे के सिवाय और क्या हो सकता है। सैनिकों ने यह सुनते ही तुरंत बगावत कर दी और हथियार लेकर घटनास्थल से चले गए। मूंछों वाला अधिकारी गुस्से में भर गया और वहीं नीमो को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन खुद ही एक गोली का शिकार बन गया। नीमो ने उसकी जान नहीं ली बल्कि एक दस्तावेज निकाला जिसमें सभी अवैध मजदूरों को रिहा करने और सभी अनुचित करों को रद्द करने का उल्लेख था।
यह तो बस शुरुआत भर थी। मो ने ईस्ट इंडिया कंपनी का खजाना खोला, जिसमें कीमती चीजें लूट ली गईं। खजाने में एक लकड़ी का डिब्बा था, जिसमें एक पत्थर रखा हुआ था जो पहले अटलांटिस के खंडहरों में मिला था और उससे बिल्कुल मिलता जुलता था। मो ने रिले को रोक लिया, जो उसके साथ जाना चाहती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पतन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मो नहीं चाहता था कि रिले उसके साथ भगोड़े की जिंदगी बिताए। बाद में वह निराश मन से कमरे से बाहर चली गई, लेकिन अचानक उसे उसके पागल मंगेतर ने पकड़ लिया, जो अब भी उसे पाने की चाहत में था। संकट की घड़ी में रहस्यमय महिला मैनेजर फिर से प्रकट हुई और अपनी असाधारण क्षमताओं के सहारे एक बार फिर लोगों को बचा लिया। सभी ने एक स्वर में सोचा कि तोता जहाज ही उनका सबसे सुरक्षित ठिकाना हो सकता है। दूसरी ओर पद से हटाए गए सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति ने भी चुप नहीं बैठा। उसने घुंघराले बालों वाले व्यक्ति के सहयोगियों की जान को खतरे में डालकर उसे बेनाम जहाज चलाने के लिए मजबूर कर दिया, ताकि तोता जहाज बंदरगाह से बाहर न जा सके। मो और उसके साथियों ने कई गोलों की मार सही, लेकिन उन्होंने इस मिशन की पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने जहाज के डेक को मजबूत किया था और ब्लैक जैक के कुछ साथियों ने बाहर निकलने के स्थान पर विस्फोटक लगाए थे। मौरी तुरंत आगे बढ़कर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन व्हाइट बियर्ड द्वारा निर्दयता से मार दिया जाता है। उसके बलिदान ने ब्लैक जैक को पर्याप्त समय दिला दिया। एक जोरदार धमाके के साथ आकाश की ज्वाला ने बंदरगाह को जाम कर दिया। समुद्र में पहले ही कूदे हुए ब्लैक जैक और उसके साथियों को नीमो ने सफलतापूर्वक पनडुब्बी के अंदर बचा लिया। बंदरगाह पर पहुंचने वाले लोगों ने दूर से पेरोट्रो जहाज को जाते हुए देखा और कसम खाई कि वे किसी भी तरह फिर से पनडुब्बी पर चढ़ने की कोशिश करेंगे। जहाज के केबिन में नीमो ने दो पत्थरों को एक साथ रखा और देखा कि वे दोनों चमकने लगे। भ्रम में उसने डॉक्टर एलन की पुकार सुनी। नीमो ने तुरंत जहाज को चलाने का आदेश दिया। वे एक बार फिर अटलांटिस के खंडहरों की ओर जा रहे थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वह वफादार सैनिक पहले ही गायब हो चुका था। वह पहले ही लंदन की सड़कों पर पहुंच चुका था और उसने सफाई से एक झटके में सफेद दाढ़ी वाले अधिकारी को मार गिराया। उसकी असली पहचान ब्रिटिश सरकार का एक जासूस थी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी में भेजा गया था। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नॉटिलस के डिजाइन के दस्तावेज सौंप दिए। यही समुद्र के नीचे 20,000 कोस की पूरी कहानी है। यह श्रृंखला काफी हद तक मूल कहानी का उच्च स्तर पर पुनरुत्पादन करती है। इसके अलावा कहानी की गति को देखते हुए स्पष्ट है कि इसका दूसरा सीजन भी आएगा। यदि आपको यह पसंद आया तो कृपया आगे भी जुड़े रहें। हम अगली बार फिर मिलेंगे। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाएं।